हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है। नई कहानी इंस्टा सीओ में आपका हार्दिक स्वागत मैं फिर से करता हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 1। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हजारों लाखों लोग अपनी आंखों में आसमान छूने के सपने लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत मुंबई की इन लोकल ट्रेनों और तंग गलियों के बीच पिस कर रह जाती है। कार्तिक अग्रवाल भी उन्हीं में से एक था। जुहू बीच से कुछ दूर एक नुक्कड़ पर कार्तिक का बड़ा पाव का ठेला था। अग्रवाल बड़ा पाव, एक छोटा सा बोर्ड जिस पर पेंट अब जगह जगह से उखड़ने लगा था। सुबह के 4 बजे से उठकर बेसन घोलना, आलू का मसाला तैयार करना, तीखी और मीठी चटनी पीसना, यही कार्तिक की दुनिया थी। उसके हाथों में एक ऐसा जादू था जो कभी भी वह एक बार बड़ा पाव खा ले तो वह बार बार वहीं खिंचा चला आता। लेकिन आज उबलते हुए तेल की कड़ाही में सामने बड़े कार्तिक का ध्यान अपने काम में नहीं था। आज उसकी जिंदगी की सबसे अजीब, सबसे डरावना और सबसे रहस्यमय दिन था। आज उसकी शादी होने वाली थी, वो भी किसी साधारण लड़की से नहीं बल्कि मुंबई के सबसे बड़े और रसूखदार बिजनेस घरानों में से एक मित्तल परिवार की इकलौती बेटी राहा मित्तल से। कार्तिक ने अपने माथा से पसीना पोंछा और अपनी पुरानी सूती शर्ट के आस्तीन से पोंछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वह जैसे जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक रेगुलर कस्टमर की आवाज ने कार्तिक की तंद्रा तोड़ी। उस कस्टमर ने कार्तिक की आवाज देकर कहा, अरे कार्तिक भाई, आज पाव जल रही हैं क्या? तभी आगे से कार्तिक ने झेप कर कहा, और माफ करना भाऊ। ये कहकर उसने जल्दी से गैस धीमी कर दी। आज उसने ठेला जल्दी बंद करना था। दोपहर के 12 बजे उसे बांद्रा के कोर्ट में पहुंचना था, जहां उसकी तकदीर के पन्नों पर एक नए रिश्ते की मोहर लगने वाली थी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद प्यार नहीं बल्कि एक शर्त थी। उधर साउथ बॉम्बे का पोश इलाका, यहाँ की हवाओं में भी दौलत की महक आती। और इसी इलाके के बीचों बीच शान से खड़ा मित्तल मैनर, मित्तल परिवार की पुश्तैनी और आलीशान बंगला। बंगले के सबसे ऊपरी माले पर एक बहुत शानदार और एडवांस बेडरूम में राहा मित्तल आईने के सामने खड़ी थी। राहा, जिसकी खूबसूरती किसी टॉप मॉडल को मात दे सकती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर किसी होने वाली दुल्हन की कोई खुशी, कोई शर्म या कोई लालिमा नहीं थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ठंडी आग जल रही थी, महत्वाकांक्षा की आग और हालात के प्रति बेबसी का गुस्सा। उसने आज कोई लाल जोड़ा या भारी गहने नहीं पहने। उसने एक बड़ा सोबर लेकिन महंगा क्रीम कलर का डिजाइनर साड़ी चुनी। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वो किसी शादी में नहीं बल्कि मित्तल इंडस्ट्री की किसी अहम बोर्ड मीटिंग में जा रही हो, जहां उसे किसी भी कीमत पर एक बड़ी डील क्रैक करनी है। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, क्या तुम सच में ये करने जा रही हो राहा? ये आवाज राहा की माँ दिव्यानी मित्तल की थी। राहा ने आईने में अपनी माँ दिव्यानी मित्तल को देखा। दिव्यानी के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव स्पष्ट थे। उन्होंने एक भारी सिल्क की साड़ी पहनी थी, लेकिन उनका वजूद पूरी अपना बेटी के इस फैसले से कांपा हुआ था। तभी आगे से राहा ने अपने बालों को सेट करके स्पाट लहजे में कहा, मॉम प्लीज, हम इस पर 1000 बार बात कर चुके हैं। लेकिन दिव्यानी ने एक और कोशिश करके कहा, लेकिन एक ठेले वाला रहा, एक सड़क छाप वड़ा पाव बेचने वाला इंसान मित्तल परिवार का दामाद बनेगा, क्या सोचेंगे लोग? मीडिया को भनक लग गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम्हारे दादाजी ने जाने से पहले ये कैसा भद्दा मजाक कर दिया हमारे साथ। दिव्यानी की आवाज में एक हताशा थी। उनकी यह बात सुनकर आगे से राहा मुड़ी और अपने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादाजी ने मजाक किया नहीं मोम, उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा है। आपको क्या लगता है मैं खुशी खुशी उस कार्तिक से शादी कर रही हूँ? मैं एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ मित्तल इंडस्ट्री के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने आज उस गरीब इंसान से शादी नहीं की तो दादाजी की वसीयत के हिसाब से कंपनी का सारा कंट्रोल, सीईओ की कुर्सी, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी निखिल के हाथों में चली जाएगी और मैं निखिल को जीतने नहीं दे सकती। निखिल मित्तल, राहा का सौतेला भाई, जयंत मित्तल की दूसरी पत्नी का बेटा। निखिल हमेशा से राहा से जलता था और किसी भी तरह से मित्तल इंडस्ट्री पर अपना एकाधिकार चाहता था। राहा ने दिन रात एक करके बिजनेस की पढ़ाई की, कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वो किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत की कमाई और गद्दी एक वसीयत के कारण निखिल को नहीं सौंप सकती थी।
राहा को आज भी वो दिन याद था जब शिवराज मित्तल के निधन के बाद परिवार के सभी मेंबर्स और कंपनी के टॉप वकील वसीयत पढ़ने के लिए बैठे थे। पूरे परिवार को यकीन था कि बिजनेस राहा को ही मिलेगा, क्योंकि शिवराज अपनी पोती से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसकी काबिलियत पर उन्हें भरोसा भी था। लेकिन जब वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील ने वसीयत पढ़कर कहा था, मैं शिवराज मित्तल अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी समस्त अचल अचल प्रॉपर्टी पर और मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ पद का कार्यभार अपनी पोती राहा मित्तल को सौंपता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह कहते हुए वकील ने आगे की वो शर्त को पढ़कर अग्रवाल के सामने सबको सुना दिया। राहा को यह जिम्मेदारी तब मिलेगी जब वो कार्तिक अग्रवाल नाम के एक युवक से कानूनी रूप से विवाह करेगी। कार्तिक वर्तमान में जुहू में एक वड़ा पाव का स्टॉल चलाता है। ये विवाह कम से कम 1 साल तक टिकना चाहिए। अगर राहा इस शर्त को नामंजूर करती है या कार्तिक इस शादी से इनकार करता है तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस का स्वामित्व मेरे पोते निखिल मित्तल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये वसीयत सुनकर कमरे में मानो बम फट गया। जयंत मित्तल जो राहा के पिता थे गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये बकवास है, डैड ऐसा कैसे लिख सकते हैं? उनका दिमाग खराब हो गया था क्या आखिरी वक्त में? वहीं निखिल की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। उसे बिना कुछ कहे ही पूरे एम्पायर अपनी झोले में गिरता हुआ नजर आ रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि शिवराज मित्तल जो इतने कड़क और सुलझे हुए बिजनेसमैन थे, उन्होंने ऐसा बेतुका फैसला क्यों लिया। क्या कार्तिक अग्रवाल कोई नाजायज रिश्तेदार था? क्या किसी पुराने कर्जे का एहसान था? या फिर इस गरीब घर जमाई को लाने के पीछे शिवराज का कोई ऐसा गहरा मकसद था जिसे वो अपने साथ ही चिता में ले गए थे? कारण चाहे जो भी हो, राहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उसी पल फैसला कर लिया था, वो मित्तल इंडस्ट्री को निखिल के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए अपनी जिंदगी की कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जब राहा नहीं मानी तो दिव्यानी ने अपनी गहरी सांस लेकर कहा, राहा, तुम्हारे डैड गाड़ी में नीचे इंतजार कर रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। उनके बात सुनकर राहा ने अपना डिजाइनर पर्स उठाया और अपनी माँ के साथ नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नजर निखिल पर पड़ी, जो सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। राहा ने को देखते ही निखिल के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह, होने वाली दुल्हन, क्या बात है राहा। सुना है तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें रिसेप्शन में स्पेशल मुंबई और वड़ा पाव खिलाने वाला है। मेरी तरफ से उसे एक एक्स्ट्रा तीखी चटनी का ऑर्डर दे देना। उसकी ये बात सुनकर राहा रुकी। उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। उसने गुस्से में निखिल को घूर कर कहा, अपने जुबान पर लगाम रखो निखिल, और कुर्सी से ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कल सुबह 9 बजे मित्तल इंडस्ट्री के सीईओ की कुर्सी पर मैं बैठने वाली हूँ। तुम्हारी छुट्टी का वक्त आ गया है। उसकी ये बात सुनकर सीईओ की कुर्सी पर वाली और उसकी निखिल की मुस्कान गायब हो गई। वहीं राहा सीना तान कर बाहर निकल गई। बाहर एक काले रंग की चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी। अंदर जयंत मित्तल बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जैसे ही राहा और दिव्यानी अंदर बैठी, जयंत ने ड्राइवर से कहा, बांद्रा फैमिली कोर्ट चलो, और ध्यान रहे हमें पीछे के दरवाजे से अंदर जाना है। किसी भी मीडिया वाले को या पहचान वाले को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आज यहाँ हो गया रहा है। तभी गाड़ी बिना कोई आवाज की आगे बढ़ गई। अंदर पसरा सन्नाटा बाहर के शोर शराबे से कहीं ज्यादा था और जयंत ने खिड़की से बाहर देखकर बुदबुदा कर कहा, मित्तल परिवार की बेटी एक सड़क छाप के साथ। अगर सोसाइटी को किसी को पता चला कि हम उस ठेले वाले को अपना दामाद बना रहे हैं तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये शादी सिर्फ एक सीक्रेट रहेगी। वो लड़का हमारे घर में एक हिस्से में रहेगा, चुपचाप, किसी मेहमान के सामने नहीं आएगा। उनकी ये बात सुनकर आगे से राहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोच रहा था, जब वो कंपनी की बॉस बनेगी। वहीं उधर बांद्रा की फैमिली कोर्ट में हमेशा की तरह आज भी भीड़ थी। कुछ लोग शादी करने आए थे तो कुछ तलाक लेने। कार्तिक कोर्ट के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपनी तरफ से सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, एक साफ इस्त्री की नीली शर्ट और काले रंग की फॉर्मल पैंट। लेकिन फिर भी मुंबई के आम लड़कों जैसा ही लग रहा था। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में एक शराफत जो अक्सर मुंबई की तेज रफ्तार में खो जाती है। तभी एक काले शीशे वाली बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। कार्तिक ने अपनी सांसें थाम ली। उसे पता था कि ये कौन है।
गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले जयंत मित्तल बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं। फिर उन्होंने इशारा किया। उनका इशारा पाते ही राह गाड़ी से बाहर आई। कार्तिक की नजरें जैसे ही राह पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसने राह की तस्वीर अखबारों के बिजनेस पेज पर देखी थी, लेकिन असल जिंदगी में उसकी खूबसूरती और उसका रुतबा दोनों ही हावी होने वाले थे। राह ने एक बार भी कार्तिक की तरफ नहीं देखा। वो सीधे अपनी तेज कदमों से कोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ गई। कार्तिक को महसूस हुआ कि उसकी अहमियत इस परिवार के लिए एक इस्तेमाल किए जाने वाले कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। तभी जयंत ने मित्तल ने कार्तिक के पास आकर कठोर आवाज में कहा, तुमसे जो कहा गया था याद है ना? तुम्हें ये शादी करनी है, हमारे घर में रहना है, लेकिन हमारी जिंदगी में दखल नहीं देना। एक साल बाद जब तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम देंगे, तो तुम इस शादी से तलाक लेकर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चले जाओगे। उनकी ये बात सुनकर कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी रकम नहीं चाहिए साहब। शिवराज जी ने मेरी तब मदद की थी जब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। उन्होंने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उनकी पोती का साथ दूंगा। मैं सिर्फ उनका कर्ज चुकाने आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर जयंत ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, कर्ज? तुम जैसे लोग एहसान और कर्ज का मतलब क्या जानो। तुम बस हमारी दी हुई शर्तों पर टिके रहना। चलो अंदर, रजिस्ट्रार इंतजार कर रहा है। जब वो रजिस्ट्रार के कैबिन में पहुंचे तो रजिस्ट्रार के उस छोटे और धूल भरे कैबिन में एसी चल रही थी, लेकिन गर्माहट फिर भी महसूस हो रही थी। टेबल के एक तरफ रजिस्ट्रार बैठा था और दूसरी तरफ राहा और कार्तिक। राहा ने अपने हाथ बांधे थे। उसकी नजरें टेबल पर रखे उस हरे रंग के रजिस्टर पर थी। तभी रजिस्ट्रार ने चश्मा ठीक करके पूछा, क्या आप दोनों इस शादी के लिए पूरी तरह से सहमति देते हैं? आगे से राहा ने बिना किसी भावना के कहा, हाँ। तभी रजिस्ट्रार ने कार्तिक की तरफ देखा। वहीं कार्तिक ने भी एक बार राह की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कार्तिक ने भारी आवाज में कहा, हाँ, मेरी सहमति है। उसकी सहमति पाते ही रजिस्ट्रार ने दोनों के सामने डॉक्यूमेंट्स खिसका दिए। तभी राह ने अपने महंगे सोने के पेन से तेजी से साइन कर दिए। वहीं कार्तिक ने वही सरकारी नीला पेन उठाया और जो टेबल पर रखा था, और अपने कांपते हाथों से अपना नाम लिख दिया, कार्तिक अग्रवाल। और इसी के साथ दो बिल्कुल अलग दुनिया, दो अलग सोच और दो अलग हैसियत के लोग एक ऐसे पवित्र रिश्ते में बंध गए जो उनके लिए एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं था। तभी रजिस्ट्रार ने दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट सौंप कर कहा, बधाई हो, अब आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। पति पत्नी ये शब्द सुनकर राह के चेहरे पर एक हल्की सी सिकुड़न आ गई। उसने सर्टिफिकेट अपनी माँ को पकड़ाया और बिना कार्तिक से कुछ कहे दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तभी जयंत मित्तल ने पीछे से कहा, कार्तिक अपनी चीजें समेट लो, तुम्हें आज रात से ही मित्तल मैनर में शिफ्ट होना है। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हारी वजह से राह की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये कहते वो कमरे से बाहर निकल गए। तभी कार्तिक अकेला उस कमरे में खाली खड़ा रह गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां मुंबई के आसमान में अब काले बादल घिरने लगे थे। कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। वो नहीं जानता था कि मित्तल परिवार की उस विशाल हवेली की चारदीवारी के पीछे उसके लिए कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात तो तय थी, तकदीर ने इन दोनों को जिस धागे से बांधा था, वो धागा आने वाले वक्त में मित्तल इंडस्ट्री की बुनियाद को हिलाने वाला था। बांद्रा के उस नीरस और ठंडे कोर्ट रूम के बाहर निकलने के बाद कार्तिक सीधा अपने उस छोटी सी खोली की तरफ निकल पड़ा, जो पिछले कुछ महीनों से उसका आशियाना थी। मुंबई की बारिश अब तेज हो चुकी थी। लोकल ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर कार्तिक के दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। आज उसने अपनी आज़ादी, अपना वजूद एक ऐसे परिवार के नाम कर दिया जो उसे इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा समझता था। जुहू की उस तंग गली में पहुंचकर उसने अपने उस छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे एक पुरानी लोहे की अलमारी, एक खटिया, कोने में रखा एक स्टोव था। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। अपनी पुरानी रंग उड़ी हुई कैनवास की डफली बैग निकाली। उसने उसे कुछ गुने चुने कपड़े, दो चार सूती शर्ट, कुछ पैंट और कुछ टूथब्रश और एक पुरानी डायरी बैग में डाल ली। उस कमरे को आखिरी बार देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। ये कमरा, ये बड़ा पाव का ठेला, ये सब नाटक था। एक ऐसा नाटक जो आज अपने सबसे अहम और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा, बाहर खड़ी एक पीली काली टैक्सी में बैठ गया। मंजिल थी साउथ बॉम्बे का सबसे आलीशान और रुतबेदार पत्ता, मित्तल मैनर। टैक्सी जैसे ही साउथ बॉम्बे की चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों पर दाखिल हुई,
माहौल का फर्क साफ नजर आने लगा। मरीन ड्राइव से होते हुए जब टैक्सी मित्तल मैनर के विशाल काले लोहे के गेट के सामने रुकी, तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने टैक्सी वाले को हिकारत भरी नजर से देखा। तब ये गार्ड ने चिल्ला कर कहा, ए गाड़ी पीछे हटा, ये टैक्सी स्टैंड नहीं है। वहीं कार्तिक ने चुपचाप टैक्सी का भाड़ा दिया और बैग लेकर नीचे उतर गया। बारिश की बूंदों से उसकी शर्ट भीग चुकी थी। उसने गार्ड की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, मेरा नाम कार्तिक है, मुझे अंदर जाने के लिए कहा गया है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जिसके हाथ में एक सस्ता बैग। तभी गार्ड ने वायरलेस सेट पर कोई मैसेज आया और उसने बिना कुछ कहे छोटा दरवाजा खोल दिया। कार्तिक जैसे ही मित्तल मैनर के विशाल पोर्टिको में दाखिल हुआ, उसकी आंखें उस आलीशान बंगले की भव्यता को देख कर रह गई। इटालियन मार्बल का फर्श, छत से लटकते विशाल झूमर, दीवारों पर टंगी करोड़ों की पेंटिंग। लेकिन इस भव्यता के बीच जो सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी वो थी ठंडक, रिश्तों की ठंडक। लिविंग रूम में जयंत, मित्तल और दिव्यानी बैठे थे। कार्तिक को देखते ही जयंत के माथे की सिलवटें पड़ गई। जयंत ने बिना किसी उसकी तरफ देखे अखबार के पन्ने पलट कर कहा, तुम आ गए? गार्ड, इसे इसका कमरा दिखा दो। उनकी आवाज में इतनी हिकारत थी, कोई भी आम इंसान अपना अपमान महसूस करके रो पड़ता। दिव्यानी ने तो अपनी नाक पर रुमाल बांध लिया था, मानो कार्तिक के कपड़ों से जूही की नालियों की बदबू आ रही हो। दिव्यानी ने एक जहरीले लहजे में कहा, ध्यान रहे तुम इस घर के सिर्फ एक हिस्से तक ही लिमिटेड रहोगे। जब तक हम ना बुलाएं, मेन हॉल या डाइनिंग एरिया में तुम्हारी परछाई नहीं दिखनी चाहिए। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। उसे ने किसी इज्जत की उम्मीद भी नहीं की थी। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ये कोई और नहीं, राहा मित्तल थी। उसने अब अपनी क्रीम साड़ी बदल ली, एक डार्क ब्लू कलर के सिल्क नाइट सूट में थी। उसके हाथ में एक आईपैड था और वो किसी से फोन पर बिजनेस के सिलसिले में बातें कर रही थी। कार्तिक की नजरें राह पर ठहर गई, लेकिन राह उसने कार्तिक के पास से ऐसे गुजर जैसे कोई इंसान ही नहीं बल्कि पारदर्शी हवा का झोंका हो। उसने एक नजर उठाकर कार्तिक को देखना भी गवारा नहीं समझा। सीधे अपने विशाल मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई, जिसके दरवाजे की भारी आवाज ने पूरे हॉल में एक गूंज पैदा कर दी। तभी घर के एक पुराने और भरोसेमंद नौकर रामू काका ने कार्तिक के घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये कमरा शायद कभी किसी एक्स्ट्रा स्टाफ या स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल किया गया था। कमरे में एक छोटा सा पलंग, एक लकड़ी की अलमारी, एक अटैच बाथरूम था। तभी रामू काका ने थोड़ी हमदर्दी दिखाकर कहा, बेटा, यही तुम्हारा कमरा है। साहब ने कहा कि तुम्हारा खाना यही भिजवा दिया जाएगा। आगे से कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद काका। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही कार्तिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में जो लाचारी और सीधेपन का आवरण था वो अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक बड़ा तेज कॉन्फिडेंस से भरी तीखी नजर ने ले ली। उसने अपना सस्ता सा डफल बैग पलंग पर फेंका। बैग के अंदरूनी हिस्से में एक सीक्रेट जिप थी। कार्तिक ने उस जिप को खोला और उसमें एक स्लीक कस्टम मेड सैटेलाइट फोन, एक हाई एंड एनक्रिप्टेड लैपटॉप निकाला। यह कोई साधारण वड़ा पाव बेचने वाला इंसान नहीं था, जिसे पूरा मित्तल परिवार एक अनपढ़ गरीब और सड़क छाप ठेले वाला समझ रहा था। वो दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डबल गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के सबसे पावरफुल और अमीर बिजनेस घरानों में से एक, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस कार्तिक अग्रवाल था। कार्तिक का परिवार मित्तल परिवार से दौलत में और रुतबे में कई गुना बड़ा था। मित्तल इंडस्ट्री अगर एक तालाब थी तो कार्तिक अग्रवाल एम्पायर एक अथाह समंदर था। कार्तिक ने एक इशारे पर मुंबई की शेयर मार्केट उठती और गिरती थी, लेकिन आज वो इस छोटे से नौकरों वाले कमरे में बैठा था। क्यों, यह सवाल किसी को भी पागल कर सकता था। कार्तिक ने अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ सिक्योरिटी कोडिंग्स चेक करने लगा। उसके दिमाग में वो दिन ताजा हो गया जब ये खेल शुरू हुआ था। लगभग 8 महीने बाद पुरानी थी। द ओबरॉय होटल के एक बड़े प्राइवेट और एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंशियल स्वीट में दो लोग आमने सामने बैठे थे। एक तरफ थे 25 साल के यंग और शार्प बिजनेसमैन कार्तिक अग्रवाल, जो अभी अभी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटे थे, अपने पिता का बिजनेस टेक ओवर कर चुके थे। और दूसरी तरफ थे मित्तल इंडस्ट्री के फाउंडर, वृद्ध लेकिन रोबदार शिवराज मित्तल। शिवराज मित्तल की हालत उस समय बड़ी खराब थी। उन्हें फोर्थ स्टेज का कैंसर था और यह बात दुनिया से छुपाई गई थी। तभी कार्तिक ने अपनी महंगी इटालियन रोलेक्स घड़ी की तरफ देखकर पूछा, कहिए शिवराज जी, आपने अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन
से इतनी सीक्रेट मीटिंग क्यों मांगी, वो भी मेरी असली पहचान को दुनिया से छुपाकर। शिवराज मित्तल ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कार्तिक बेटे, मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ काम किया है। मुझे अग्रवाल परिवार की जड़ों की मजबूती और तुम्हारी काबिलियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। मैं जानता हूं कि तुम दुनिया की नजरों से बचकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में माहिर हो। तभी आगे से कार्तिक ने प्रोफेशनल लहजे में कहा, मुद्दे पर आइए सर। वहीं शिवराज की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने मुद्दे पर आकर कहा, मुद्दा मेरी पोती है, राहा मित्तल। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं कार्तिक। मेरे जाने के बाद मेरी ही कंपनी के लोग, मेरा ही परिवार मेरी पोती को नोच खाएगा। मेरा बेटा जयंत जो ऊपर ऊपर से सबको प्यार दिखाता है, और मेरा पोता निखिल, दोनों राह की जान के दुश्मन बन चुके हैं। वो किसी भी कीमत पर मित्तल इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। राह बड़ी होशियार है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन वो निखिल के खतरनाक और खूनी इरादों को नहीं जानती। निखिल अंडरवर्ल्ड से हाथ मिला चुका है ताकि वो राह को रास्ते से हटा सके। यह सुनकर कार्तिक की भौहें तन गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, या राह को अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? तभी शिवराज ने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि खतरे का असली चेहरा घर के अंदर है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड एक हद तक ही बचा सकते हैं। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो 24 घंटे साय की तरह राह के साथ रहे। एक ऐसा इंसान जो खुद इतना ताकतवर हो कि निखिल और उसके गुंडों को कुचल सके, लेकिन दुनिया की नजरों में इतना मामूली हो कि किसी को उस पर शक न हो। कार्तिक, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पोती से शादी कर लो, एक गरीब बनकर, उसके रक्षक बनकर। यह सुनते ही कार्तिक झटके से खड़ा हो गया। उसने चौंक कर कहा, यह तो पागलपन है शिवराज जी। मैं अग्रवाल एम्पायर का वारिस हूं। मैं किसी लड़के की हिफाजत के लिए अपना बिजनेस छोड़कर सड़क पर बड़ा भाव क्यों बेचूंगा? मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह कहकर कार्तिक अग्रवाल दरवाजे की तरफ मुड़ा था। उसका फैसला अटल था। तभी पीछे से युवराज की कमजोर आवाज आई। उन्होंने कांप कर कहा, सिर्फ एक बार, जाने से पहले बस एक बार उसे देख तो लो कार्तिक। उनकी यह बात सुनकर कार्तिक एक पल के रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। शिवराज मित्तल के हाथ में एक तस्वीर थी। यह तस्वीर राह की थी। कार्तिक ने वो तस्वीर अपने हाथ में ले ली। तस्वीर में राह अपने दादाजी के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, उसके चेहरे पर वो मासूमियत, उसके मुस्कान में छुपी एक अजीब सी कशिश। कार्तिक की नजरें उस तस्वीर पर जम गई। उसने दुनिया भर के एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियां देखी थी। उसके पीछे लंदन की टॉप मॉडल्स, अमीर घरों की लड़कियां पागल थी। लेकिन राह की उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसने कार्तिक के दिल की धड़कनों को जैसे एक पल के लिए रोक दिया था। और सिर्फ एक खूबसूरती नहीं थी, उसकी आंखों में एक आग थी, एक जज्बा था जिसे कार्तिक ने पहली ही नजर में पढ़ लिया। उसे पहली बार जिंदगी में किसी के लिए रोज ऐसा महसूस हुआ, एक अजीब सा खिंचाव, एक अनकहा रिश्ता। जो कार्तिक अग्रवाल बड़े बड़े बिजनेस डील्स को मिनटों में ठुकरा देता था, आज उस तस्वीर के सामने हार गया था। उसे पहली ही नजर में राह से प्यार हो गया, एक तरफा, खामोश और गहरा प्यार। उसने तस्वीर वापस मेज पर रखी, एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। उसकी बात सुनकर शिवराज की आंखों में चमक आई। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है बेटा। तभी कार्तिक ने अपनी शर्त बताकर कहा, राहत और आपके परिवार को कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं असल में कौन हूं। जब तक मैं नहीं कहूंगा, मैं जुहू में एक बड़ा पाव का ठेला लगाऊंगा। आप एक वसीयत बनाएंगे जिसमें आप राह की मुझसे शादी की शर्त रखेंगे। मैं दुनिया की नजरों में एक सड़क छाप दामाद बनकर इस घर में घुसूंगा। निखिल और उसके आदमियों की एक एक चाल को मैं अंदर से खत्म करूंगा। मैं राह का कवच बनूंगा। कार्तिक की आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संचय था। इसी तरह से एक अरबपति बिजनेसमैन ने मुंबई की सड़कों पर बेसन घोलना और वड़ा पाव तलना शुरू किया। उसने महीनों तक एक आम जिंदगी जी, ताकि शिवराज की मौत के बाद जब वसीयत पड़ी जाए तो पूरी कहानी सच लगे। तभी कार्तिक का ध्यान अपनी पुरानी यादों से टूटकर वापस वर्तमान में आ गया। बाहर बारिश अभी तेज थी और खिड़की से कांच की बूंदें शोर मचा रही थी। उसने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ टाइप किया। स्क्रीन पर मित्तल मैनर के हर एक कोने के सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज चालू हो गए, जिन्हें कार्तिक ने आज सुबह ही अपने आदमियों से छुपकर इंस्टॉल करवाया था।
उसकी नज़र मास्टर बेडरूम वाले बाहर कमरे पर गई और वहां का सन्नाटा बता रहा था कि राहा सुरक्षित है। तभी कार्तिक के सैटेलाइट फोन पर एक मैसेज ब्लिंक हुआ। यह मैसेज उसके सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट और उसके दोस्त विक्रम का था। बॉस, अग्रवाल ग्रुप के सारे शेयर स्टेबल हैं। कल की लंदन वाली मीटिंग मैंने वर्चुअली हैंडल कर ली, लेकिन निखिल मित्तल के आदमियों ने आज शाम अंधेरी में किसी से मुलाकात की है। मुझे शक है कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ये मैसेज पढ़ते ही कार्तिक ने तुरंत रिप्लाई टाइप किया। उन पर नजर रखो विक्रम। निखिल को यह गलतफहमी है कि उसने सिर्फ एक गरीब ठेले वाले को अपने घर में घुसने दिया। उसे अंदाजा नहीं है कि उसने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। जब तक मैं यहाँ हूँ, राहा मित्तल पर कोई आंच नहीं आ सकती। कार्तिक ने लैपटॉप बंद किया और उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने आज जो अपमान सहा था, राहा की जो नफरत उसने देखी, वो उसे चुभ रही थी। वो जानता था कि राहा उसे एक लालची अवसरवादी इंसान समझती है। वो ये भी जानती थी कि राहा ने शादी सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने के लिए की और वो उसे दिल में नफरत करती है। लेकिन कार्तिक को परवाह नहीं थी। वो यहाँ उससे अपने लिए प्यार की भीख मांगने नहीं आया, वो यहाँ उसे बचाने आया था। कार्तिक ने खिड़की के बाहर देखकर खुद से बुदबुदा कर कहा, तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत कर लो राहा, लेकिन मैं तुम्हें खरोज तक नहीं आने दूंगा। तुम्हारे दादाजी ने मुझे सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा रक्षक बनाया है। और कार्तिक अग्रवाल जो वादा करता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रात गहराती जा रही थी। मित्तल मैनर के उस छोटे से कमरे में बैठा देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अब पूरी तरह से अपनी नई पहचान, एक गरीब लेकिन खूंखार रक्षक के अंदर ढल चुका था। कल सुबह जब राहा मित्तल के सीईओ की कुर्सी संभालने के लिए घर से निकलेगी, तो यह खेल एक नया और खतरनाक मोड़ लेने वाला था। निखिल की साजिश और कार्तिक का सीक्रेट प्लान दोनों ही टकराने के लिए तैयार थे। इसी बीच रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर मुंबई की बारिश अब एक धीमी फुहार में बदल गई थी, लेकिन मित्तल मैनर के उस छोटे से सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर में खामोशी इतनी गहरी थी कि कार्तिक को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कार्तिक अपने लैपटॉप को बंद करके उस पुरानी चरमराती लकड़ी की चारपाई पर लेट गया। यह बिस्तर उस इंसान के लिए किसी मजाक से कम नहीं था, जो लंदन के अपने पेंट हाउस में लाखों के कस्टमाइज्ड गद्दों पर सोने का आदी था। उसकी पीठ को इस सख्त बिस्तर की आदत नहीं थी, लेकिन आज उसे शारीरिक तकलीफ से ज्यादा एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथों को सिर के पीछे रखा और छत की तरफ घूरने लगा। अंधेरे कमरे में उसे बस राहा का चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा जो कुछ घंटे पहले बांद्रा कोर्ट में उस धूल भरे कमरे में बिल्कुल भावहीन था। वो चेहरा जो कार्तिक ने, जिसकी आंखों में नफरत, अपने लिए तिरस्कार, एक मजबूरी देखी थी। कार्तिक ने खुद से बुदबुदा कर सोचा, कैसी विडंबना है। जिस लड़के के कदमों में दुनिया की सारी दौलत रख सकता हूँ, जिसके एक इशारे पर अग्रवाल एम्पायर खड़ा हो सकता है, वो लड़की मुझे एक सड़क छाप और लालची इंसान समझती है। कार्तिक को याद आया कि कैसे शादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते वक्त राहा ने अपनी कलम तक उससे दूर रखी थी, जैसे कार्तिक के छूने से वो मैली हो जाएगी। लेकिन इन सब बातों से कार्तिक का प्यार कम होने के बजाय और गहरा हो गया था। वो जानता था कि राहा गलत नहीं थी। जिस माहौल में वो पली बड़ी और जिस तरह से इस सौदे वाली शादी में धकेला गया, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज था। कार्तिक का मकसद सिर्फ कभी राहा पर अपना हक जताना नहीं था, वो तो शिवराज मित्तल को दिया अपना वादा निभाना चाहता था। राहा को उस मौत के चक्रव्यूह से बचाना और उसी के घर में जो निखिल ने रचा था। यही सोचते सोचते रात के करीब 3 बजे कार्तिक की आंखें भारी होने लगी और वो उस सख्त बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह के ठीक 4:30 हो गए थे। कार्तिक की आंख अचानक खुल गई। उसका बरसों का पुराना रूटीन था। वो असली कार्तिक अग्रवाल यानी अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन हुआ करता था, तब भी वो इसी वक्त उठता था ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल जान सके। जब वो पिछले कुछ महीनों में जोहों में अग्रवाल वड़ा पाव चलाता था, तब भी वो इसी वक्त उठता था ताकि बेसन घोल सके और ताज़ा पाव की डिलीवरी ले सके। कार्तिक अपनी जगह से उठा। उसने कमरे में बिना किसी उपकरण के अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 500 पुशअप्स, क्रंचेज और प्लैंक्स। उसके शरीर किसी ग्रीक गॉड की तरह गठा हुआ था, जो उसके ढीले ढाले सूती कपड़ों के नीचे हमेशा छुप जाता था। पसीने से लथपथ होने के बाद उसने ठंडे पानी से नहाकर
आपने उस पुरानी हल्की नीली शर्ट और डार्क पैंट को पहन लिया। उसने अपना एनक्रिप्टेड फोन चेक किया। उसके असिस्टेंट विक्रम का एक और मैसेज आया हुआ था। बॉस, निखिल मित्तल ने आज सुबह मित्तल इंडस्ट्री के लीगल हेड के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखी है। मुझे लगता है वो राह को टेक ओवर में कोई कानूनी अड़चन डालने की कोशिश करेगा। ये मैसेज पढ़ते ही कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत रिप्लाई करके कहा, लीगल हेड का सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। अगर उसने राह के रास्ते में कोई दिक्कत पैदा कर दी तो अग्रवाल ग्रुप के पावर का ऐसा ट्रेलर दिखाना कि वो शहर छोड़कर भाग जाए। मैसेज सेंड करने के बाद कार्तिक ने फोन अपनी बैग की सीक्रेट पॉकेट में छिपा दिया। तभी घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके थे। तभी उसके कमरे का दरवाजा एक हल्की सी दस्तक हुई। कार्तिक ने दरवाजा खोला। सामने रामू काका खड़े थे, जो मित्तल परिवार के पुराना वफादार नौकर थे। उनके चेहरे पर कार्तिक के लिए एक झिझक और हमदर्दी भी थी। रामू काका ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा कार्तिक, राह बिटिया आपको मेन हॉल में बुला रही है, जल्दी चलिए। उनका मिजाज सुबह सुबह कुछ ठीक नहीं लग रहा। उनकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अभी आता हूं काका। ये कहकर कार्तिक अपने कमरे से निकलकर मित्तल मैनर के मेन हिस्से की तरफ बढ़ गया। कल रात के अंधेरे में वो इस हवेली को ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन आज सुबह की रोशनी में इस घर की भव्यता और भी डरावनी लग रही थी। विशाल फ्रेंच खिड़कियों से छनकर आती धूप इटालियन मार्बल पर पड़ रही थी और दीवारों पर टंगी करोड़ों की पेंटिंग्स, कोने में रखे बेशकीमती एंटिक शोपीस इस परिवार के रुतबे की गवाही दे रहे थे। लेकिन कार्तिक के लिए कोई सब नई बात नहीं थी। वो अपना अग्रवाल मैंशन इस हवेली से 3 गुना बड़ा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक ऐसे इंसान के भाव ओढ़े जो इतनी दौलत देखकर सहम जाता है। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, अपने कदमों की आवाज को थोड़ा धीमा किया। जैसे वो डाइनिंग एरिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल किसी शाही दावत की तरह सजा हुआ था। चांदी के बर्तनों में तरह तरह के नाश्ते रखे थे। टेबल के एक सिरे पर राहा मित्तल बैठी थी। आज राहा ने कोई साधारण कपड़ा नहीं पहना था। उसने एक बड़ा पावरफुल डार्क चॉकलेट ग्रे का डिजाइनर बिजनेस सूट पहना था। उसके बाल एक स्लीक पोनीटेल में बंधे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ा शार्प और कॉन्फिडेंट लुक था, बिल्कुल मित्तल इंडस्ट्री की होने वाली नई बॉस की तरह। उसके हाथ में एक ब्लैक कॉफी का कप था और दूसरे हाथ में वो अपने आईपैड पर कुछ ईमेल्स चेक कर रही थी। पास ही सोफे पर जयंत मित्तल और दिव्यानी बैठे थे, जो कार्तिक को देखते अपना मुंह फेर चुके थे। सीढ़ियों के पास निखिल खड़ा था। ऐसे चेहरे पर कार्तिक को देखते कुटिल और जहरीली मुस्कान आ गई। कार्तिक धीरे से चलकर डाइनिंग टेबल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसने राह को डिस्टर्ब नहीं किया, बस चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ सेकंड बाद राह ने बिना कार्तिक की तरफ देखे अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा। उसकी नजरें अभी भी आईपैड की स्क्रीन पर ही थी। उसने बिना कार्तिक की तरफ देखे पूछा, तुम आ गई? राह की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक बॉस द्वारा अपने सबसे निचले दर्जे के एम्प्लॉय को किया गया संबोधन था। कार्तिक ने अपनी आवाज को बड़ा नर्म और साधारण दिखाकर कहा, जी आपने मुझे बुलाया था। तभी राहा ने अपना आईपॉड बंद किया। पहली बार अपनी नजरें उठाकर कार्तिक को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। राहा ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर कहा, तुम्हें यहाँ कुछ नियम समझाने के लिए बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मित्तल परिवार के दामाद बन गए तो तुम अब जिंदगी में ऐश कटेगी, या तुम अब भी उस जुहू बीच पर अपना वो तेल से सना हुआ वड़ा पाव का ठेला लगाओगे? उसके बाद सुनकर आगे से कार्तिक ने पलके झपकाए बिना राह को देखा। शांत स्वर में जवाब देकर कहा, मेरा ठेला मेरी रोजी रोटी है, उसी से मेरा घर चलता है। वहीं ये सुनते ही पास खड़े निखिल के मुंह से एक जोरदार ठहाका फूटा। उसने जोर से हंसकर कहा, अरे ओ ठेले वाले, घर चलता था। अब तू मित्तल मैनर में खड़ा है, तेरी तो 7 पुश्तें भी ऐसा घर नहीं खरीद सकती। रहा इसे समझा दे कि हमारी इज्जत का कचरा ना करे। तभी राह ने निखिल की तरफ एक गुस्से भरी नजर डाली, जिसे निखिल की हंसी तुरंत गायब हो गई। फिर वह वापस कार्तिक की तरफ मुड़ी। राह ने कार्तिक की तरफ देखकर स्पाट लहजे में कहा, निखिल का बात का तरीका गलत है, लेकिन बात सही है। तुम कानूनी तौर पर मेरे पति हो। भले ही ये शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन मीडिया और दुनिया की नज़रों में मेरी एक इमेज है। मैं मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ बनने जा रही हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे नाम के कोई जुड़ा इंसान सड़क पर खड़े होकर बड़ा भाव बेचे।
उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, तो आप क्या चाहती हैं? उसके अंदर का असली बिजनेसमैन इस पूरी बातचीत को सुनकर मुस्कुरा रहा था। देश का सबसे बड़ा अरबपति, जिसे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते थे, उसे आज औकात के ताने सुनने पड़ रहे थे। तभी राहा ने कमांडिंग आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो। कोई ऐसी नौकरी जहां तुम्हें एक बंद ऑफिस मिले, कोई क्लर्क की नौकरी, कोई डेटा एंट्री का काम, या फिर किसी छोटी कंपनी में असिस्टेंट का पद। तुम्हारी जो भी पढ़ाई लिखाई है, अगर तुमने कुछ पढ़ा है तो उसके हिसाब से कोई छोटे मोटी इज्जतदार नौकरी पकड़ लो। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर मन ही मन सोचा, मेरी पढ़ाई लिखाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और नौरी नौकरी, मेरे साइंस से हजारों लोगों की नौकरियां मिलती हैं। कार्तिक ने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कार्तिक ने जानबूझकर खुद को थोड़ा असहाय दिखाकर कहा, लेकिन मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना आता है, मुझे नौकरी कौन देगा? उसकी यह बात सुनकर राहा ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर चिड़चिड़ाहट की लकीरें उभर आई। उसने अपने पर्स में से एक चेक बुक निकाली, एक ब्लैंक चेक पर साइन कर उसे टेबल के कार्तिक की तरफ सरका कर कहा, ये लो, इसमें तुम चाहो जितना अमाउंट भर लो, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो या कुछ महीने इसी पैसे से अपना खर्च चलाओ, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन आज के बाद तुम्हारा वो बड़ा पाव का ठेला नहीं खुलना चाहिए। और याद रहे, इस घर के बाहर किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मेरे पति हो। तुम घर के से उसी पिछले दरवाजे से निकलोगे और वापस उसी से आओगे। कार्तिक ने टेबल पर रखे उस चेक को देखा। लाखों रुपए का वो चेक मित्तल परिवार के लिए बड़ी रकम हो सकती थी, लेकिन कागज ये टुकड़ा कार्तिक के लिए एक कुछ भी नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और चेक उठा लिया। राहा के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा ही था कि कार्तिक आखिर एक लालची और गरीब है जो पैसे देकर पिघल गया है। लेकिन अगले ही पल कार्तिक ने जो किया, उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। कार्तिक ने उस चेक को बीच से फाड़ दिया। कागज के फटने की आवाज उस शांत हॉल में गूंज गई। कार्तिक ने फटे हुए चेक के टुकड़े टेबल पर वापस रख दिए। राहा की आंखें हैरानी से फैल गई। जयंत, मित्तल और देवानी भी अपनी जगह से खड़े हो गए। निखिल के चेहरे की रंगत उड़ गई। तभी राहा भी गुस्से से फुफकार कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार्तिक के चेहरे पर अब लाचारी नहीं थी, उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर राहा भी एक पल के लिए ठिठक गई। कार्तिक ने सीधे राहा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए राहा जी। शिवराज ने मुझे पर भरोसा किया और मैं यहाँ सिर्फ उस भरोसे के लिए हूँ। आपने कहा कि मैं वड़ा पाव का ठेला न लगाऊं तो मैं नहीं लगाऊंगा। आपने कहा कि मैं कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लूं तो ठीक है, मैं आज से ही काम की तलाश शुरू कर दूंगा। और मैं वादा करता हूँ, मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे आपके और मित्तल परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। कार्तिक की इस बात में इतनी सच्चाई और इतना अजीब सा गुरूर था कि राहा कुछ सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं दे पाई। वो उस मामूली से लड़के की आंखों में एक ऐसी आग देख रही थी जो आमतौर पर सिर्फ बड़े लीडर्स और बिजनेस टाइकोन में होती है। वहीं राहा ने खुद को संभाला। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ी हो गई। राहा ने अपना डिजाइनर लेदर बैग उठाकर कहा, मुझे तुम्हारे इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है कार्तिक। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी और कंपनी की राह में मत आना। आज मित्तल इंडस्ट्री के सीईओ के तौर पर मेरा पहला दिन है, तो मैं किसी भी फालतू की चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। ये कहकर राहा अपनी हाई हील्स की खटखट आवाज के साथ मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जयंत और दिव्या ने भी उसे सी ऑफ करने के लिए पीछे गए। हॉल में अब सिर्फ कार्तिक और निखिल रह गए थे। तभी निखिल ने तालियां बजाकर कार्तिक के पास आ गए। निखिल ने कार्तिक के कंधे पर उंगली चुप होकर कहा, वाह, क्या परफॉर्मेंस दी तूने ठेले वाले। चेक फाड़कर तूने सोचा कि राह के दिल में जगह बना लेगा। सुन ले मेरी बात, तेरी जगह मेरे जूतों के नीचे है। ये मित्तल इंडस्ट्री मेरी है और बहुत जल्द मैं उस राह को उस कुर्सी से ऐसा नीचे गिराऊंगा कि वो उठ नहीं पाएगी। और रही बात तेरी, तो तू मेरे लिए कीड़े के बराबर है जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूं। कार्तिक ने निखिल की उस उंगली को देखा और जो उसके कंधे पर चुभ रही थी। एक सेकंड के लिए कार्तिक की आंखों में मौत का सन्नाटा छा गया। अगर ये अग्रवाल ग्रुप का हेडक्वार्टर होता तो अब निखिल का हाथ धड़ से अलग हो चुका होता, लेकिन कार्तिक ने खुद को शांत रखा। उसने हल्के से मुस्कुराकर निखिल को देखा और बड़ी ठंडी आवाज में कहा, कीड़े अक्सर वहीं पाए जाते हैं जहां गंदगी होती है निखिल, और इस घर की सबसे बड़ी गंदगी तुम हो।
राहा को कुर्सी से गिराने का ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि जो कुर्सी के चारों तरफ वो दीवार बनकर खड़ा है उसका नाम कार्तिक अग्रवाल है। तुम अभी भी मुझे जानते नहीं हो। इससे पहले कि निखिल इस बात का जवाब दे पाता, रिएक्शन दे पाता, कार्तिक पलटा और अपने छोटे से कमरे की तरफ लौट गया। निखिल वहीं खड़ा रह गया। कार्तिक की आंखों में उसने अभी अभी जो खौफनाक शांति देखी, उसने निखिल के अजीब से अंदर एक सिरहन पैदा कर दी। वहीं अपने कमरे में वापस आकर कार्तिक ने फिर से लैपटॉप खोला। उसके चेहरे पर अब एक तेज मुस्कान थी। राहा ने उसे नौकरी ढूंढने के लिए कहा। यह कार्तिक के लिए अपनी प्लानिंग को अंजाम देने का सबसे बेहतरीन बहाना था। एक बार बाहर रहकर राहा की हिफाजत नहीं कर सकता था। उसे निखिल की साजिशों को करीब से जानने के लिए मित्तल इंडस्ट्री के अंदर जाना होगा। इसलिए उसने तुरंत विक्रम को कॉल लगाया। तभी लाइन के दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आई। हाँ बॉस। इधर से कार्तिक ने उससे पूछा। विक्रम, मित्तल इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में कोई वैकेंसी है क्या? सबसे निचले लेवल की। उसकी ये बात सुनकर उधर से विक्रम ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। बॉस, आप मित्तल इंडस्ट्री में? क्या मजाक कर रहे हैं? आप चाहें तो मैं पूरी मित्तल इंडस्ट्री को आज शाम तक खरीद कर आपके नाम कर दूं। तभी कार्तिक ने हंसकर कहा। नहीं विक्रम, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे नौकरी करनी है अपनी ही पत्नी की कंपनी में। चेक करो कि क्या कोई पियोन, मेल बॉय या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जगह खाली है। तब उधर से कुछ मिनटों तक कीबोर्ड चलने की आवाज आई। विक्रम ने कहा, बॉस एक वैकेंसी है, असिस्टेंट फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर। ये असल में एक पियोन और डिलीवरी बॉय के बीच का काम है। फाइलें इधर से उधर करना, कॉफी देना, छोटी मोटी चीजें मैनेज करना। और मजे की बात है, ड्यूटी सीधे 65 फ्लोर माले पर है, यानी सीधा सीओ के फ्लोर पर। उसकी यह बात सुनकर कार्तिक की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुरा कर कहा, परफेक्ट, एक फेक रिज्यूमे बनाओ। नाम कार्तिक अग्रवाल रहेगा, लेकिन एजुकेशन में सिर्फ 12वीं पास लिखना। पिछला एक्सपीरियंस जो हो के बड़ा पाव ठेले का। और आज दोपहर तक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ। उसकी यह बात सुनकर उधर से विक्रम ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन बॉस वो लोग एक बड़ा पाव वाले को सीओ फ्लोर पर कैसे रखेंगे? तभी कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, वो तुम्हारी परेशानी है विक्रम। एचआर हेड को कितना पैसा खिलाना है या उसे ब्लैकमेल करना है, ये तुम देखो। लेकिन कल सुबह 9 बजे मैं मित्तल इंडस्ट्री के 65वें फ्लोर पर हाथ में फाइलों का बंडल लिए खड़ा होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर उधर से विक्रम ने तुरंत कहा, डन बॉस। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। उसके बाद कार्तिक ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। मौसम अब साफ हो रहा था। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, तुमने मुझे एक ढंग की नौकरी ढूंढने को कहा था ना रहा। अब तुम्हारी ही कंपनी में, तुम्हारी ही आंखों के सामने, तुम्हारा ये सड़क छाप पति तुम्हारे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। अब खेल का असली मजा आएगा। ये कहते हुए कार्तिक ने अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया और अपने इस नए सफर के लिए तैयार हो गया। मित्तल परिवार की राजनीति, निखिल की खूनी साजिश, राहा का गुरूर, इन सब के बीच एक ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली थी जो इस पूरे खेल के नियम को बदलने वाला था। दोपहर ढल चुकी थी। मुंबई के आसमान पर छाए घने बादलों ने दिन ही में शाम का एहसास करा दिया। मित्तल मैनर के उस छोटे से घुटन भरे कमरे में कार्तिक अपनी डायरी में कुछ नोट्स बना रहा था। ये नोट्स मित्तल इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमजोरियों के बारे में थे। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक आई। कार्तिक ने तुरंत अपनी डायरी बंद की, उसे बैग के सीक्रेट जेब में सरका दिया और कार्तिक ने अपनी आवाज को सामान्य बनाकर कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला और रामू काका अंदर आ गए। उनके हाथ में एक स्टील की थाली थी जिसमें 2 सूखी रोटियां, थोड़ी सी पीली दाल और किनारे पर थोड़ा सा अचार रखा था। ये खाना देखकर ही उसे पता चल रहा था कि ये कल का बचा हुआ खाना था, जिसे नौकरों के लिए भी शायद ही कोई परोसना चाहे। रामू काका की नजरें झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर एक गहरी शर्मिंदगी थी। तभी रामू काका ने उससे कहा, बेटा, मालकिन दिव्यानी मित्तल ने कहा कि तुम्हारे लिए अलग से कोई खाना नहीं बनेगा। जो स्टाफ के लिए बचता है वही तुम्हें दिया जाएगा। मुझे माफ करना बेटा, मैं एक नौकर हूँ और चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। रामू काका की आवाज भारी थी। कार्तिक अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर गुस्से और अपमान का कोई नामो निशान नहीं था। उसने आगे बढ़कर रामू काका के हाथों से वो स्टील की थाली ले ली और मुस्कुरा कर कहा, काका आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? अन्न तो भगवान का रूप होता है, चाहे वो कैसा भी हो। और फिर जुहू के ठेले पर तो मैं अक्सर रूखी सूखी खाता था। आपने मुझे अपने हाथों से ला कर दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने इस हवेली के बड़े बड़े रईसों को देखा जिसका अहंकार आसमान छूता था, लेकिन इस सड़क छाप लड़के की सादगी ने उनका दिल जीत लिया। काका बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही कार्तिक पलंग पर बैठ गया। उसने वो थाली अपने सामने रखी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने लंदन के गार्ड्स रोम से रेस्टोरेंट का वह नज़ारा घूम गया, जहां एक बार शेफ ने सिर्फ इसलिए पूरी डिश वापस ले ली क्योंकि कार्तिक को उसका टेक्सचर पसंद नहीं आया था। उसका नाश्ता स्विट्जरलैंड से आए खास मेवों से होता था। डिनर पेरिस के प्राइवेट शेफ तैयार करते थे, लेकिन आज आज वो एक बासी दाल और सूखी रोटी खा रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा दाल में डुबोकर अपने मुंह में रखा। खाना वाकई बड़ा बेस्वाद था। कार्तिक के लिए एक तपस्या का हिस्सा था। वो जानता था ये अपमान, ये तिरस्कार उस मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां उसे राह की जान बचानी है। हर निवाले के साथ उसका इरादा और भी फौलादी होता जा रहा था। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी प्लेट खुद धोई और एक किनारे रख दी। अब उसे कल की तैयारी करनी थी। रात के 9 बज चुके थे। कार्तिक ने अपना हाई एंड इनक्रिप्टेड लैपटॉप खोला। विक्रम लाइन पर था। विक्रम ने उसे कहा, बॉस काम हो गया। मित्तल इंडस्ट्री के एचआर हेड मिस्टर राजीव मेहरा की कुछ पुराने और बहुत ही खतरनाक फाइल्स मेरे हाथ लग गई है। वो पिछले 3 सालों से कंपनी के वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में घपला कर रहा है। मैंने उसे गुमनाम नंबर से वो सारे सबूत भेज दी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। तभी कार्तिक ने स्क्रीन पर मित्तल इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट देखकर पूछा, क्या रिक्वेस्ट की? विक्रम ने जवाब देकर कहा, यह है कि कल सुबह कार्तिक अग्रवाल नाम का लड़का इंटरव्यू के लिए आएगा। उसे बिना किसी सवाल जवाब के असिस्टेंट फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दे दी जाए। उसकी ड्यूटी सीधे पैसेटे फ्लोर पर यानी सीओ के फ्लोर पर लगाई जाए। मेहरा इतना डरा हुआ है कि वह आपसे कितना नाम तक नहीं पूछेगा। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड जॉब विक्रम, कल का दिन मित्तल इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे दिलचस्प दिन होने वाला है। अगली सुबह कार्तिक ने अपनी उसे नीली सूती शर्ट को अच्छी तरह से प्रेस किया, अपने बालों को एक साधारण लड़के की तरह संवारा और अपने चेहरे पर वही भोलापन और मासूमियत थी जो उसने जुहू के बीच पर ओढ़ी रखी थी। सुबह के 8 बजे वो मित्तल मैनर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। उसने कोई टैक्सी नहीं की, बल्कि बांद्रा स्टेशन तक पैदल गया। वहां से दादर की लोकल ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की धक्के खाते हुए उसका दिमाग 65वें माले की रणनीतियां बना रहा था। दादर से उतरकर उसने एक नरीमन पॉइंट के लिए बस ली और वो नरीमन पॉइंट पहुंचा तो उसके सामने कांच और स्टील से बनी एक गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, मित्तल टावर। यहाँ हर रोज करोड़ों की डील्स होती थी। चमचमाते लग्जरी गाड़ियां, महंगे परफ्यूम की महक, सूट बूट में तेज तेज चलते कारपोरेट कर्मचारी, इन सब के बीच कार्तिक इस अजनबी की तरह लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कार्तिक ने एचआर से आया हुआ अपॉइंटमेंट मैसेज दिखाया, गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। एचआर डिपार्टमेंट 12वें फ्लोर पर था। कार्तिक जब मिस्टर राजीव मेहरा के कैबिन में दाखिल हुआ तो मेहरा के माथे पर पसीने की चमक थी। उसने कार्तिक के मामूली कपड़ों को देखा, फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस ब्लैकमेलिंग वाले ईमेल को। मेहरा ने हकला कर पूछा, तो तुम कार्तिक अग्रवाल हो? कार्तिक ने अपनी नजरें नीचे करके एक सहमे हुए इंसान की तरह जवाब देकर कहा, जी सर, मैं जुहू में बड़ा पाव लगाता था, लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है सर। आगे से मेहरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर और एक आईडी कार्ड कार्तिक की तरफ बढ़ाकर कहा, यहाँ साइन करो। तुम्हें 65वें फ्लोर पर एक रिपोर्ट करना है। तुम्हारी ड्यूटी वहाँ की फाइलें मैनेज करना है। साफ सफाई का ध्यान रखना। सीओ मैडम के लिए चाय कॉफी लाना। जाओ यहाँ से। कार्तिक ने जानबूझकर कांपते हाथों से साइन किया और अपना आईडी कार्ड गले में पहन लिया। उस कार्ड पर लिखा था, कार्तिक अग्रवाल, स्पोर्ट्स स्टाफ। देश का सबसे बड़ा अरबपति अब मित्तल इंडस्ट्री के एक मामूली स्पोर्ट स्टाफ बन चुका था। मित्तल टावर का 65वां फ्लोर कोई आम फ्लोर नहीं था। यहाँ सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ बैठते थे। यहाँ की जमीन पर इतना मोटा और मुलायम कालीन बिछा था, जूतों की आवाज भी नहीं आती थी। दीवार पर मॉडर्न आर्ट और हर कोने में महंगे इंडोर प्लांट्स लगे थे। आज इस फ्लोर पर एक अजीब सा तनाव और अफरा तफरी थी। आज राहा मित्तल का बतौर सीईओ पहला दिन था। पूरा स्टाफ डरा हुआ था। राहा की छवि एक बहुत सख्त, परफेक्शनिस्ट और निर्दयी बॉस की थी, जो एक छोटी सी गलती पर लोगों को नौकरी से निकालने का एक सेकंड भी नहीं लगाती। कार्तिक जैसे लिफ्ट से बाहर निकला, वहां के फ्लोर मैनेजर
एक अधेड़ उम्र के कड़क आदमी ने उसे पकड़ लिया। मैनेजर ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम नए नए लड़के हो ना, जो एचआर ने अभी भेजा है? कार्तिक ने सिर हिलाकर कहा, जी सर। आगे से मैनेजर ने उसे एक कोट पकड़ा कर कहा, जल्दी से नीली यूनिफॉर्म पहनो। सीईओ मैडम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। उनका कैबिन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जाओ उनके डेस्क पर ताज़ा फूल रखो, उनकी ब्लैक कॉफ़ी तैयार रखो। 180 डिग्री से 1 डिग्री कम तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए? कार्तिक ने बस सिर हिलाया। यूनिफॉर्म पहनकर राह के विशाल कैबिन में दाखिल हुआ। वो कैबिन इतना बड़ा था कि उसमें पूरा घर समा सकता था। सामने अरब सागर का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। एक विशाल महोगनी की डेस्क, लेदर की कुर्सी, दीवारों पर मित्तल एम्पायर के अचीवमेंट्स। कार्तिक ने कॉफी मशीन ऑन की। वो जानता था राह को कैसी कॉफी पसंद है। उसने उसकी कॉफी का ध्यान रखकर एकदम परफेक्ट कॉफी तैयार की और डेस्क पर रख दिया। तभी बाहर एक हलचल हो गई। मैनेजर की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, सीईओ मैडम आ गई है, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कार्तिक कैबिन के एक कोने में एक पिलर के पास खड़ा हो गया, जहां से वह आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, डर से नहीं बल्कि राह को उसकी पूरी शक्ति और सत्ता के रूप में देखने की उत्सुकता से। दरवाजा खुला। राह मित्तल अंदर दाखिल हुई। उसने आज एक पावरफुल नेवी ब्लू सूट पहना था। उसकी आंखों पर एक महंगा प्राडा का चश्मा था, जिसे उसने उतारकर अपने सेक्रेटरी को पकड़ा दिया। उसके साथ कंपनी के लीगल हेड, फाइनेंस हेड, सौतेला भाई निखिल मित्तल भी था। राह ने चलते चलते कमांड देकर कहा, मुझे क्वार्टर 3 की बैलेंस शीट अभी चाहिए। और निखिल, वो मर्जर वाले डील तुमने अभी तक फाइनल क्यों नहीं की? क्या तुम सिर्फ मीटिंग्स के समोसे खाने आते हो? राह का लहजा इतना तीखा था कि निखिल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो कोई बोल भी नहीं पाया। राह अपनी विशाल कुर्सी पर बैठी। उसने एक गहरी सांस ली। फाइनली वो उस कुर्सी पर थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अपने डेस्क पर रखी ब्लैक कॉफी का कप उठाया और एक घूंट पिया। कॉफी पीते ही उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। ये एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसे पसंद थी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और पूछा, मैनेजर, ये कॉफी किसने बनाई है? तभी मैनेजर ने हाफ कर अंदर आकर कहा, मैडम, वो एक नया लड़का आज ही स्पोर्ट स्टाफ में भर्ती हुआ है, उसी ने बनाई है। तभी आगे से राह ने अपनी फाइल खोलकर कहा, उसे अंदर भेजो। वो शायद कोई टिप या इंस्ट्रक्शंस देना चाहती थी। उसके बात सुनकर मैनेजर ने कोने में खड़े कार्तिक की तरफ इशारा किया और कहा, ओए नए लड़के, इधर सामने आ। कार्तिक अपने सिर को हल्का सा झुकाए, हाथों में एक फाइल लिए धीरे धीरे चलकर राह के डेस्क के सामने आकर खड़ा हो गया। राह की नजरें अभी भी अपनी फाइल पर थी। उसने बिना कार्तिक की तरफ देखकर कहा, कॉफी अच्छी थी, आगे से तुम ही मेरे डेस्क मैनेज करोगे। तुम्हारा नाम क्या है? तभी कार्तिक ने धीरे से कहा, कार्तिक अग्रवाल मैडम। ये शांत और गहरी आवाज सुनते ही राह के हाथ ठिठक गए। फाइल के पन्ने पलटने वाली उस उंगलियां हवा में रुक गई। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। सामने वही इंसान खड़ा था जिसे उसने कल ही अपनी जिंदगी अपने घर के उस छोटे से नौकरों वाले कमरे में कैद रहने की हिदायत दी। वही इंसान जिसने कल उसका चेक फाड़ दिया था। वही बड़ा पाव वाला लड़का आज उसकी नौकरी यूनिफॉर्म पहने सीईओ के कैबिन में खड़ा था। राह के दिमाग में जैसे सायरन बजने लगे। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही। वो आराम कुर्सी पर ऐसे खड़ी हुई जैसे उसे करंट लग गया। उसने चौंक कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राह की आवाज में एक साथ कई भावनाएं थी, हैरानी, गुस्सा, खौफ और अविश्वास। कैबिन में खड़े फाइनेंस हेड, लीगल हेड हैरान रह गए। उनके नए सीईओ एक मामूली चपरासी को देखकर इतना क्यों भड़क रही है? निखिल जो पास में काउच पर बैठा था वो सीधा होकर बैठ गया। उसने कार्तिक को देखते ही दांत पीस लिए। आगे से कार्तिक ने धीरे से कहा, मैडम, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कार्तिक ने बड़े ही विनम्रता से लेकिन एक ऐसे नजरों के साथ कहा जिसमें जरा भी डर नहीं था। तभी राह ने गुस्से में अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटक कर कहा, गेट आउट। बाकी सभी लोग कैबिन के बाहर जाओ, अभी के अभी। उसने चिल्लाकर अपने सीनियर्स को ऑर्डर दिया। तभी ऑफिसर्स घबरा कर कैबिन से बाहर निकल गए। निखिल भी एक कुटिल मुस्कान के साथ बाहर निकला। अब उसी विशाल कैबिन में सिर्फ राह और कार्तिक थे। दरवाजा बंद होते ही राह डेस्क के चक्कर लगाकर कार्तिक के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई।
गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। राहा ने फुफकार कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में कदम रखने की? तुम यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि ये चपरासी मेरा पति है? लेकिन आगे से कार्तिक बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसने राहा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी असमित गहराई और शांति थी जो अक्सर राहा को बेचैन कर देती थी। कार्तिक ने बहुत ही सदी हुई आवाज में जवाब देकर कहा, तमाशा बनाने नहीं आया हूँ राहा जी। कल सुबह मित्तल मैनर में हॉल में आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा कि मैं बड़ा पाव का ठेला न लगाऊं। आपने कहा था कि मैं अपने लिए कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लूं, कोई ऐसा काम करूं जिससे आपकी इज्जत पर आंच न आई। उसके बाद सुनकर राहा ने गुस्से में अपने बाल पीछे करके कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सीधा मेरी कंपनी में मेरे ही फ्लोर पर आकर नौकर बन जाओगे? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे आसपास मंडराओगे, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का कोई वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी? या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? तभी कार्तिक ने एक हल्की सी लगभग ना के बराबर मुस्कान देकर कहा, मुझे किसी हाई पोस्ट की कोई लालसा नहीं है और ना ही मैं आपको ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। मुझे एक नौकरी ढूंढने को कहा था, मैंने वही किया। मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स स्टाफ हूँ। मेरी काम फाइलें उठाना, कॉफ़ी बनाना, फर्श साफ करना है। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। और जहाँ तक बात है दुनिया के सामने तमाशा बनाने की। कार्तिक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी लंबाई राह से ज़्यादा थी, जिससे राह को उसे देखने के लिए अपनी नज़रें उठानी पड़ी। तभी कार्तिक ने अपनी आंखों में देखकर कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस पूरी बिल्डिंग में किसी को भी ये भनक नहीं लगेगी कि हमारा आपस में कोई रिश्ता है। आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉस हैं, सीईओ मैडम, और मैं आपका एक मामूली कर्मचारी, बस। कार्तिक की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। वहीं राह कार्तिक के चेहरे को पड़ रही थी। वो इंसान को जो समझ नहीं पा रही थी। एक ठेले वाला लड़का जिसे लाखों का चेक ठुकराने की कोई झिझक नहीं हुई, आज वो बिना किसी सिफारिश के पैसे फ्लोट पर पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन था? तभी राह ने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा, तुमने एचआर को कन्विंस कैसे किया? मिस्टर मेहरा किसी भी सड़क छाप को सीधे मेरे फ्लोर पर नहीं भेज सकते। तभी कार्तिक ने झूठ से सफाई देकर कहा, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, या शायद मिस्टर मेहरा को मेरी ईमानदारी पसंद आ गई। राह ने कुछ देर उसे घूरा। वो जानती थी कि वो अभी इसी वक्त अपने नौकरी से निकाल सकती है, लेकिन फोन कॉल और सिक्योरिटी गार्ड्स इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दादाजी की वसीयत की शर्त उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर कार्तिक ने नाराज होकर शादी तोड़ने का फैसला कर लिया तो पूरा मित्तल एम्पायर निखिल के हाथों से चला अंदर चला गया। इसलिए राह ने अपनी गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। उसके चेहरे पर वापस वही ठंडी और निर्दयी बॉस वाली परत आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ नौकरी करने का शौक है ना? तो अब तुम्हें पता चलेगा कि राह मित्तल की कंपनी में काम करने की मतलब क्या होता है। तुमने खुद नर्क का दरवाजा खटखटाया है कार्तिक अग्रवाल। ये कहते हुए अपनी लेदर की कुर्सी पर उसने इंटरकॉम का बटन दबाकर कहा, मैनेजर अंदर आओ। मैनेजर ने कहा, जी मैडम। आगे से राह ने कार्तिक की तरफ उंगली उठाकर कहा, आज से इस लड़के की ड्यूटी डबल होगी। ये सिर्फ मेरे कैबिन की सफाई नहीं करेगा, बल्कि बेसमेंट के गोडाउन की पूरी पुरानी फाइलों को यही छांटेगा। इसे लंच ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का मिलेगा, और अगर इसके काम में एक भी गलती हुई तो इसकी सैलरी से पैसे कटेंगे। समझ गए? उसकी बात सुनकर आगे से मैनेजर ने पसीना पोंछ कर कहा, जी जी मैडम, बिल्कुल। तभी राह ने हाथ हिलाकर कहा, अब निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनते ही मैनेजर ने कार्तिक को बाजू से पकड़ा और बाहर खींच लिया। कैबिन के बाहर आते ही कार्तिक ने मुड़कर आखिरी बार उस कांच के दरवाजे में राह को देखा। राह अपनी फाइलों में बिजी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कार्तिक क्या कर रहा है। कार्तिक के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने राह का गुस्सा, उसकी सजा, उसका दिया हुआ नर्क सब मंजूर था, क्योंकि सजा का मतलब था अब हर रोज हर पल राह के करीब रहने वाला। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, नर्क तो अब निखिल के लिए शुरू होगा रहा। तभी मैनेजर ने कार्तिक को बेसमेंट में भेज दिया। ये गोडाउन धूल, जालों और सालों पुरानी फाइलों से भरा हुआ था। उसने अपनी नीली यूनिफॉर्म की आस्तीन चढ़ाई, काम में लग गया। वो एक के बाद एक भारी बक्से उठा रहा था, फाइलों को तरतीब से लगा रहा था। जो शरीर जिम में घंटों पसीने बहाने का आदी था, उसके लिए ये शारीरिक मेहनत कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कार्तिक का दिमाग सिर्फ फाइलों को जमाने में नहीं लगा था। उसकी तेज नजरें
उन डॉक्यूमेंट्स पर थी जो मित्तल इंडस्ट्री के काले सच को बयां करते थे। वो जानता था कि निखिल ने कुछ पिछले सालों में अपनी कंपनी के अंदर जाल भिजाया है। करीब 3 घंटे काम करने के बाद कार्तिक के हाथ में एक लाल रंग की फाइल लगी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट जेनेसिस कॉन्फिडेंशियल। कार्तिक ने चारों तरफ देखा, गोडाउन में कोई नहीं था। उसने जल्दी से फाइल को खोला। अंदर के पेपर्स देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये फाइल कंपनी के ऐसे लैंड डील के बारे में थी जिसमें निखिल ने करोड़ों का घपला किया था, और उस घपले के कागजात छुपकर राह के नकली साइन भी किए गए थे। ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं थी। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो अगर फटता तो राह न सिर्फ सीईओ की कुर्सी से हटती, बल्कि उसे कम से कम 10 साल की जेल भी हो सकती थी। निखिल ने राह को फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। वो चाहता था कि राह कुर्सी पर बैठे और कुछ हफ्तों में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो जाए, जिसे राह हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली जाए और पूरा एम्पायर निखिल के नाम हो जाए। कार्तिक ने तुरंत अपने छिपे फोन से उन सभी पेपर्स की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची, विक्रम को एनक्रिप्टेड सर्वर पर भेज दी। कार्तिक ने मैसेज टाइप करके कहा, विक्रम, मुझे इन सारे पेपर्स की फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट शाम तक चाहिए, और पता लगाओ कि निखिल इस प्रोजेक्ट जेनेसिस के अंदर कौन कौन के उसके साथ दे रहा है। हमें इस जाल को राह तक पहुंचने से पहले ही काटना होगा। तभी कुछ ही सेकंड में विक्रम ने कहा, ऑन इट बॉस। इसके बाद कार्तिक ने फाइल वापस वहीं रख दी जहां से उसने उठाई थी। उसने अपने यूनिफॉर्म से धूल झाड़ी। उसे अब समझ आ गया कि शिवराज मित्तल इतने डरे हुए क्यों थे। उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को चुना। दोपहर के 2 बज चुके थे। कार्तिक का 15 मिनट का लंच ब्रेक शुरू हो चुका था। वो गोडाउन से बाहर आया। उसने अपनी जेब से अपने टिफिन को निकाला और रामू काका जो सुबह दिया था उसमें वही रूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। वो मित्तल टावर के पीछे बने एक छोटे से स्टाफ एरिया में बैठकर अपनी रोटी खाने लगा। उसके पास कुछ कर्मचारी और भी बैठे जो आपस में बातें कर रहा था। एक कर्मचारी ने कहा, सुना है नई सीईओ मैडम बड़ी खतरनाक है। दूसरे ने कहा, अरे हाँ भाई, निखिल सर तो फिर भी ढीला थोड़ा सा काम कर देते हैं, लेकिन ये मैडम तो किसी को नहीं बख्शेंगी। कार्तिक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। लोग राह से डरते थे, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। सब उसे एक घमंडी क्रूर बॉस मानते थे, लेकिन कार्तिक जानता था वो ऐसे नहीं है। वो ये भी जानता था कि वो अकेले इस पूरे भेड़ियों के झुंड से लड़ रही है। तभी कार्तिक का फोन वाइब्रेट हुआ। ये विक्रम का कॉल था। जैसे उसने फोन कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज है। उसने हड़बड़ा कर कहा, बॉस, बॉस एक इमरजेंसी है। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने रोटी का निवाला छोड़ा और तुरंत कहा, क्या हुआ? तभी विक्रम ने तुरंत रिपोर्ट करके कहा, मुझे अभी अभी डार्क वेब के एक चैट रूम से कुछ जानकारी मिली बॉस। निखिल ने किसी लोकल सुपारी किलर गैंग को हायर किया है, और मुझे शक है कि उसका टारगेट आज शाम ही हिट करने वाला है। वो लोग मित्तल टावर के आसपास ही कहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक मित्तल की आंखों में एक खौफनाक शांति छा गई। उसकी नसें तन गई। कार्तिक ने ठंडी आवाज में पूछा, टारगेट कौन है? दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा, रहा मित्तल। वो लोग चाहते हैं कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ताकि ये एक नॉर्मल हादसा लगे। कार्तिक ने अपना टिफिन बंद किया। उसकी आंखों में वही सीधा साधा बड़ा पाव वह लड़का नहीं, बल्कि वो खूंखार अरबपति नजर आ रहा था जो अपने दुश्मनों को जमीन को गाड़ने में दम रखता था। कार्तिक ने कहा, कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी विक्रम, मैं खुद उनसे निपटूंगा। तुम बस मुझे उनकी लोकेशन ट्रैक करके दो। उधर से विक्रम ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी बॉस। कार्तिक ने फोन वापस अपनी जेब में रखा। खेल अब सिर्फ कारपोरेट राजनीति तक सीमित नहीं रह गया था। अब यह बात खून और जान तक पहुंच चुकी थी। कार्तिक वापस बिल्डिंग के अंदर गया। उसे अब किसी भी हालात में राह के आसपास रहना था। वो सीधे 65वें फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट में सवार हो गया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा राह अपने कैबिन के बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ झलक रहा था। उसके साथ लीगल हेड था। तभी राह ने मैनेजर को ऑर्डर देकर कहा, मेरी गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे अभी सांता क्रूज वाले ऑफिस जाना है। यह बात सुनते ही कार्तिक समझ गया कि यह मौका है जब निखिल के गुंडे राह पर हमला करेंगे। तभी कार्तिक ने राह से कहा, मैडम। आगे से राह ने उसे देखा और उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें गोडाउन में रहने को कहा था। तभी कार्तिक ने तुरंत एक झूठ कर कहा, आपका ड्राइवर आज आया नहीं मैडम। मैनेजर सर ने कहा है कि मैं आपकी गाड़ी ड्राइव करूं। उसने विक्रम को मैसेज करके राह के ड्राइवर की गाड़ी को पहले ही रास्ते में पंचर करवा दिया था।
उसकी ये बात सुनकर आगे से राहा ने मैनेजर की तरफ देखा। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो राहा के गुस्से से इतना डरता था, उसने कुछ नहीं कहा। तभी राहा ने शक के साथ कार्तिक से पूछा, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? कार्तिक ने एक और झूठ बोलकर कहा, जी मैडम, जुहू में मैं अक्सर अपने दोस्तों की टैक्सी चला लेता था। तभी रागा ने व्यंग से करके कहा, ग्रेट, अब एक ठेले वाला मेरी करोड़ों की मर्सिडीज मैकबे चलाएगा। लेकिन उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने बिना किसी बहस के चाबी कार्तिक की तरफ फेंक कर कहा, गाड़ी पार्किंग में है, और अगर किसी गाड़ी पर कोई खरोंच भी आए तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। आगे से कार्तिक ने हवा में चाबी कैच करके कहा, एक खरोंच भी नहीं आएगी मैडम, न गाड़ी पर न ही आप पर, यह मेरा वादा है। हालांकि राहा ने उसकी इस बात में छिपे अर्थ को नहीं समझा, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर उस अजीब सी गंभीरता ने उसके पल को उस सोचने को मजबूर कर दिया। दोनों लिफ्ट के नीचे बेसमेंट पार्किंग की तरफ जाने लगे। लिफ्ट में एक खामोशी थी। राहा अपनी फाइलों में देख रही थी और कार्तिक लिफ्ट के शीशों से राहा की परछाई को। बेसमेंट पार्किंग में अंधेरा था, वहां मर्सिडीज मैकबे खड़ी थी। जहां जैसे ही कार्तिक ने दरवाजा खोला और राहा अंदर बैठने लगी, कार्तिक की तेज नजरें पार्किंग के अंधेरे कोने में टिक गई। वहीं एक काले रंग की एसयूवी खड़ी थी, जिसका इंजन स्टार्ट था, लेकिन लाइट्स बंद थी। उसको देखते ही कार्तिक के कान खड़े हो गए। उसे उस एसयूवी के अंदर किसी के हथियार लोड करने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कार्तिक समझ गया, हमला होने वाला था। कार्तिक भी आगे से पूरी तरह तैयार था। अब क्या करेगा कार्तिक? क्या बचा पाएगा पहले ही दिन अपनी राह को, या फिर उस पर ही कोई और इल्जाम आ जाएगा? जानेंगे कल के एपिसोड में दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके बताएं। और अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।